हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 यानी सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को देखेंगे। जस्ट इसके पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर देखे थे। उसमें कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर का डिमांड था, तो इसलिए इस क्लास को कर रहे हैं हम लोग। और जब ये क्लास कंप्लीट होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर 1 का लिंक डाल दिया जाएगा ताकि आपको आसानी हो देखने में। जो भी चैप्टर ये बता रहे हैं वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसको अच्छे से समझेंगे और इसके नोट्स को आप तैयार करते जाएंगे। जो भी बता रहे हैं आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चैप्टर 3 को देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साथ में देखते चलते हैं। उसका कुछ हिंदी टर्म्स है, उसको देखते चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इसमें 3 वर्ड्स है, सिंथेटिक, फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक कृत्रिम, इट मीन्स आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड। आप ये खुद से बनाया हुआ, फाइबर्स रेसा एंड और प्लास्टिक, जो प्लास्टिक जनरल टर्म है, जान ही रहे, हिंदी इंग्लिश में दोनों में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। अब देखेंगे ये प्रोसेस, फाइबर्स का जो प्रोसेस है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ते जाता है। फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक्स और फैब्रिक से क्लॉथ्स, जो ह्यूमन वियर्स करते हैं, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, वो कैसे बनता है। डायरेक्ट वो क्लॉथ्स, आखिर क्लॉथ्स का जो प्रिपरेशन होगा वो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होगा, तब जाकर एक क्लॉथ्स का फॉर्मेशन होता है। उसी को देखते हैं। यहाँ फाइबर्स को देखते हैं। सिंथेटिक तो जो बनावटी हो गया उसको आप समझ रहे हैं। फाइबर्स और प्लास्टिक, आगे प्लास्टिक को भी देखेंगे। अभी फाइबर्स से शुरुआत करते हैं। फाइबर रेसा, हिंदी उसका रेसा हो गया। और बहुत सारे फाइबर्स को मिलाकर हम लोग यार्न बनाते हैं। और फाइबर क्या होता है, एक नेचुरल मटेरियल होता है जो टिनी लाइक थ्रेड होता है, छोटा छोटा धागा टाइप का, वो फाइबर्स कहलाता है। और वो जब कंबाइन होता है तो एक लंबा सा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उसको यार्न बोलते हैं। कंटिन्यूअस ट्विस्टेड फाइबर्स, ये छोटा सा जो चीज़ है उसको बार बार मिलाकर एक लंबा धागा तैयार कर लेते हैं और काफ़ी घुमावदार होता है, एक दूसरे से बंधा होता है। बंधे का कारण होता है कि उसमें मजबूती आए। उसका यांश जब मिलता है तो एक लेयर टाइप का बनाता है, वो फैब्रिक्स होता है। और फैब्रिक्स को मिलाकर फिर एक क्लॉथ्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको ह्यूमन बियर्स करता है। अब चलिए फाइबर्स को थोड़ा देखते हुए चलते हैं। फाइबर्स, इसका डिफिनीसन आप कर सकते हैं, इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे। फाइबर्स डिफाइंड एज ए नेचुरल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टिनी थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। टिनी थ्रेड लाइक स्ट्रैंड कह रहे हैं फाइबर्स को, और ये नेचुरल मटेरियल है। तो फाइबर्स जो है वो नेचुरल मटेरियल है, प्राकृतिक है। और इसका फॉर्म कैसा होता है, एक टीनी थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है। एक सिंगल पीस होगा, किसी भी कॉटन का हो सकता है, ऊल का हो सकता है, हेयर का जो लाइक स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का आपका ये स्ट्रक्चर होगा। अब फाइबर्स को 2 टाइप्स में डाला गया है। इसका जो 2 टाइप्स है फाइबर का, उसको देखते हैं। पहला जो टाइप है वो नेचुरल फाइबर्स है, दूसरा जो है सिंथेटिक फाइबर है। पहले नेचुरल फाइबर्स को देखते हैं। नेचुरली प्रोसेस्ड, इट मीन्स कि जो नेचुरल फाइबर बनेगा वो नेचुरली होता है, नेचुरली बन के आता है और उससे आगे को प्रोसेस करके आगे का काम करते हैं। इसका जो सोर्स होता है, सोर्स क्या होगा, प्लांट और एनिमल होगा सोर्स। इसका 2 सोर्स है, प्लांट और एनिमल। एग्जाम्पल में सिल्क ले लीजिए, ऊल ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, ये सब क्या है, नेचुरली प्रोसेस्ड है। और वहीं पे जब सिंथेटिक फाइबर को देखते हैं तो ये आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड है, मतलब इसको बनाया जाता है। जब आर्टिफिशियली कहेंगे तो इसको आप मैनमेड भी कह सकते हैं, मैनमेड भी इसको कह सकते हैं। इसका सोर्स क्या होगा, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेज होगा। क्या होगा, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेज, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेज से ये बनता है। इसके एग्जांपल में ले लीजिए रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। तो हम लोग इसको कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या अंतर होता है। ये नेचुरली होता है, आर्टिफिशियली होता है, इसका सोर्स प्लांट और एनिमल दोनों होता है। ये पेट्रोकेमिकल्स, इसमें ये केमिकली प्रोसेस्ड होता है, ये नेचुरली है और ये केमिकली है। एग्जाम्पल में सिल्क, वूल, कॉटन हो गया, ये नेचुरल का हो गया, बाकी ये आपका सिंथेटिक फाइबर हो गया। अब सिंथेटिक फाइबर के भी टाइप्स को देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के भी टाइप्स को देखते हैं। इसमें 3 टाइप्स के बारे में देखेंगे हम लोग, रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर, एक्रेलिक। पॉलिस्टर को भी देख लेंगे, एक्रेलिक। ये सिंथेटिक ऊल होता है। एक्रेलिक क्या होता है, एक प्रकार का सिंथेटिक ऊल होता है। पॉलिस्टर जान ही रहे, बहुत सारा कपड़ा है, उसका टाइप है पॉलिस्टर। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं।
नेक्स्ट जो है वो रेयन और नायलॉन और पॉलिस्टर को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे और इसको ध्यान में रखना है। रेयन क्या है? रेयन जो है वुड पल्प और केमिकल को मिक्स करके बना है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं वुड पल्प एंड केमिकल। रेयन जब भी बनेगा तो वुड पल्प कहीं ना कहीं ये नेचुरल रॉ मटेरियल कह सकते हैं आप, क्योंकि वुड पल्प जो लकड़ी का जो पल्प होता है वो तो नेचुरली है पेड़ पौधा, और केमिकल से प्रोसेस करके उसको बनाते हैं। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहेंगे, तो आप आंसर में रेयन लिख सकते हैं। इसको मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। अब जैसे बेडशीट बनता है तो बेडशीट में रेयन और कॉटन को मिक्स करके बनाते हैं। मिक्स करने का उद्देश्य होता है वो ड्यूरेबल हो। जैसे ही कुछ भी मिक्स होगा तो वो ड्यूरेबल होता है, मतलब मजबूत हो जाएगा वो। रेयन और ऊन को मिलाते हैं तो कारपेट्स बनाते हैं। जब भी मिक्स होगा तो वो ड्यूरेबल होगा। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन देख रहे हैं तो कोल, वाटर और एयर, तीन चीज़ से मिलकर यहाँ पर नायलॉन बन रहा है। इसमें कह रहा है कि कोई नो नेचुरल रॉ मटेरियल लाइक वुड पल्प। इसमें कोई भी वुड पल्प जैसा कोई नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस कोल, वाटर एंड एयर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसका नेचर दिखा रहा है, कैरेक्टर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है। मजबूत हो गया, इलास्टिक लचीला होता है, खींचने पर वो लमड़ेगा। लाइट या लाइट वेट को लेकर कहा जा रहा है, वेट से रिलेटेड है ये लाइट, हल्का होता है वजन में। लस्ट्रस या लस्ट्रस मीन्स चमकीला होता है। लस्ट्रस मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये चमकीला हो जाएगा। इजी टू वॉश, नायलॉन है वो साफ करने में भी आसान होता है। और इस कैरेक्टर के कारण ही सॉक्स, टूथब्रश, कर्टेन, पैराशूट्स का जो देखते हैं जिसे उड़ा जाता है आकाश में, आसमान में, और रोप, रस्सी, इससे बनता है। लस्ट्रस है, चमकीला भी होता है और इजी टू वॉश होता है, और ये सब सारे चीज़ बनता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक है। पॉलिस्टर, पॉली मीन्स जानते हैं कि बहुत सारा, सिंगल नहीं है, मोनो नहीं है, पॉली है। और ईस्टर ग्रुप से मिलकर ये बनाता है, बहुत सारे ईस्टर ग्रुप को कंबाइन करते हैं तो जाकर ये पॉलिस्टर का फॉर्मेशन होता है। और एक्राइलिक है, ये सिंथेटिक ऊल है, पहले भी हम आपको बताए हैं। तो अब पॉलिस्टर के बारे में देख ले रहे हैं। इसमें बहुत सारे ईस्टर ग्रुप मिलाकर पॉलिस्टर का फॉर्मेशन होता है। नॉट रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स कपड़ा में देखते ही आपको दाना दाना टाइप का निकल जाता है। कपड़ा पहन कर आप सो जाते हैं किसी किसी में तो बबल्स टाइप का उसमें निकल जाता है, तो वही जो पॉलिस्टर होता है उसमें बबल्स नहीं आता है, इसलिए इसको ड्रेस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं पॉलिस्टर को। और एग्जांपल में टेरिलीन और पेट, पीईटी, पेट, एक कैपिटल देख रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीथालीन टेराफाइथलेट। इसको बोटल्स और यूटेंसिल्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और एक्राइलिक है, सिंथेटिक ऊल है। इसके एग्जांपल में स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये सिंथेटिक ऊल है। इट मीन्स कि ये जो ऊल है ये बनावटी ऊल है, और जब बनावटी होता है तो ये चीप और ड्यूरेबल होता है। चीप मतलब सस्ता होगा, और ड्यूरेबल मीन्स मजबूत होगा, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा उसका। अब हम लोग देखते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर ख़त्म हो गया। प्लास्टिक्स देख रहे हैं। प्लास्टिक्स में ये पॉलीथीन जनरल टर्म है, हम लोग के लाइफ में बराबर यूज़ होता है वो पॉलीथीन, जिसमें बहुत सारा जो रॉ मटेरियल्स भर के लाते हैं, सामान बाहर से खरीद के लाए तो पॉलीथीन रहता है। यहाँ भी पॉलीन हो गया और इथीन, ये मिक्स करता है कई सारा, तो जाकर ये प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है। ये जब पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर, ये भी सिंथेटिक फाइबर की तरह है और एक पॉलीमर कह रहा है। देखिए मोनोमर और पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमर, ये दो टर्म है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। मोनोमर हो गया आपका, मोनोमिस सिंगल, मोनोमिस क्या होगा, सिंगल, और पॉलीमिस दो से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब मोनोमर और मोनोमर को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो मोनोमर जो होगा क्या होगा, वो सिंगल यूनिट होगा, और कई सारा सिंगल यूनिट को कंबाइन करेंगे तो वो पॉलीमर बन जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए जनरल टर्म में आता है, आपको बहुत सारा देखते हो माला टाइप का बना होता है, इसमें मोती होता है, वो सिंगल यूनिट्स को मिलाकर एक माला का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंगल यूनिट रहता है तो मोनोमर में रहता है, बाद में वो पॉलीमर हो जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट कहता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक का,
वो लीनियर और क्रॉस लिंक्ड रहता है। जो भी वस्तु है, जो भी मटेरियल है, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रहता है। उसी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात कर रहा है। हो सकता है वो लीनियर और वर्टिकल कंबाइन करके उसको बनाता है। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो लीनियर होगा और क्रॉस लिंक्ड होगा। नॉन रिएक्टिव होता है। ये नॉन रिएक्टिव कह रहा है। नॉन रिएक्टिव कहने का सेंस है कि आप मेटल में देख लीजिए आयरन होता है। आयरन को जब खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो देखिएगा मॉइस्चर के कारण वो धीरे धीरे उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाता है। रस्ट जिसको जंग बोलते हैं, धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन वह कंडीशन प्लास्टिक के साथ नहीं है, इसलिए इसको नॉन रिएक्टिव भी बोलते हैं। मोल्डेबल होता है, शेप्ड इन एनी फॉर्म। ये घुमावदार, आप किसी तरह टर्न करके इसको चेंज कर सकते हैं, इसको शेप साइज को। पुअर कंडक्टर कह रहा है। पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, ये कुछ भी कह सकते हैं, सब एक ही नाम है, सब टर्म है। इससे क्या होता है कि आपको करंट पास नहीं होगा। अगर बिजली पास करा रहे हैं, अगर बीच में ये आ जाता है तो इससे बिजली कंडक्ट नहीं करेगी, तो ये इंसुलेटर हो जाता है। उसके बाद ये लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। वही लाइट हो गया, वजन में हल्का हो गया, मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलने वाली वस्तु होता है। इसमें आप देख लेंगे कि इसमें कैरेक्टर भी बता रहा है इसका, कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर क्वेश्चन पूछ दे तो कैरेक्टर में भी आप डाल सकते हैं कि नॉन रिएक्टिव होता है, मोल्डेबल होता है, पुअर कंडक्टर होता है, लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। ये सब इसका कैरेक्टर भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित छोटा छोटा टर्म है, उसको देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक, इसमें टर्म आ गया। जैसे ही थर्मल संबंधित आएगा कोई भी चीज़, थर्मो, यहाँ थर्म से आ रहा है, इट मीन्स गर्मी से लेना देना है, हीट से लेना देना है। जैसे ही थर्म आएगा तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किससे है? हीट से है। इस चीज़ को समझना है, अंडरस्टूड है। अब थर्मोप्लास्टिक के बारे में जानते हैं। डिफॉर्म्ड और बेंट इजली ऑन हीटिंग। जो भी थर्मोप्लास्टिक सब्सटेंस होगा, मटेरियल होगा, वह ईजिली उसका शेप चेंज किया जा सकता है, उसको दूसरे आकार में लाया जा सकता है, उसको घुमाया जा सकता है। कब? जब उसको गर्म करेंगे तो गर्म करके उसको ईजिली घुमाया जा सकता है। इसी के कारण टॉयज, कंघी, ये सब बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्म करके उसको जो शेप देना है उसको दे दिया जाता है। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहने का अर्थ है ये जो है, एक बार इसको मोल्ड कर दिया जाएगा तो दोबारा ये इजली नहीं मुड़ेगा हीट करने पर। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा कि एक बार जो शेप ले लिया, दोबारा हीट करेंगे तो जल्दी हिलने वाला नहीं है वो। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में क्या है कि ज्यों थोड़ा भी उसको हीट लगेगा तो फिर से पिघलना शुरू हो जाएगा, वो शेप साइज चेंज करना शुरू कर देता है। थर्मोसेटिंग में क्या है कि एक बार वो जो घूम गया उसका वो फिक्स हो जाता है लगभग। उसका दो एग्जाम्पल है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट भी वही पूरा कंडक्टर है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल स्विचेज, यूटेंसिल्स, हैंडल, बहुत सारे बर्तन के जो हैंडल देखते होइएगा वो प्लास्टिक का ही होता है, लेकिन वो आपको जल्दी पिघलता नहीं है। अब जैसे कि वाटर हीटिंग कैटल आता है, देखते हुआ उसका पानी गर्म करने वाला जो बर्तन होता है, उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन क्या है वो गर्म हो रहा है लेकिन वो पिघल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक स्विचेज, जो स्विच रहता है वो भी हार्ड होता है, प्लास्टिक का ही होता है। तो वो बैकलाइट का एग्जाम्पल हो गया। मेलामाइन, अब मेलामाइन में क्या है, वर्सटाइल होता है, इसको मैक्सिमम यूजेज में ला सकते हैं, बहुत सारा चीज़ से बन सकता है, वायर भी बनता है, और ये फायर को रेसिस्ट करता है। अगर आग लग भी गया तो ये आर पार नहीं होता है, उससे जल्दी ये पिघलता नहीं है, जलता नहीं है। ये चीज़ हो गया। दो टर्म बैकलाइट और मेलामाइन को देखना है। एक हो गया पूरा कंडक्टर हो गया, ये वर्सटाइल हो गया। अब देखते हैं दो टर्म और आ जा रहा है इसमें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है। तो अगर आ गया इसका डिफिनीशन लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं द मटेरियल व्हिच इज इजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। और नेचुरल प्रोसेस जब होगा इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज करेगा। किसके थ्रू डिकम्पोज करेगा? तो बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज करेगा। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को मटेरियल डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, आपका ये डिफिनीशन भी हो गया। और समझने के लिए आपको ये बस माइंड में रखना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो गया मटेरियल व्हिच इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। वाइस वर्सा हो गया, सेम वही चीज़ हो गया बायोडिग्रेडेबल का, वाइस वर्सा हो गया कि वो डिकम्पोज कर जाता है नेचुरल प्रोसेस से और ये नहीं करता है। ये चैप्टर अब प्लास्टिक की ओर चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर वहाँ ख़त्म होता है,
प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट दोनों का क्या है रिलेशन, इसके विषय में देखते हैं। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, सेवरल ईयर्स, ये कई साल लग जाता है डिकम्पोज होने में। अब मान लीजिए प्लास्टिक है, बहुत सारा प्लास्टिक एक साथ रख दिया जाता है, लेकिन देखते हुए जल्दी गलता नहीं। डिकम्पोज में क्या, गल जाना, मिट्टी जैसा बन जाना, ये जल्दी डिकम्पोज करता नहीं है। इट्स कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये वातावरण को दूषित करता है, एयर को भी करता है, लैंड को करता है। तो लैंड में मान लीजिए कि बहुत सारा प्लास्टिक आ जाता है और वाटर डिस्चार्ज में भी वो अपना उसको डिस्टर्ब करता है। और एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन का मान लीजिए बहुत सारा प्लास्टिक है और प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। प्लास्टिक से उसको अगर हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है, उससे एयर निकलता है, ये जो भी गैस बन के निकलता है ऊपर धुआं की तरह, वो काफ़ी जहरीला हो जाता है। तो ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है। क्या करता है, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, तो दोनों के लिए हार्मफुल हो जाता है प्लास्टिक। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए कि ये किस प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल है। पहले देख रहे थे कि कितना लाभदायक है, तो वो उसका एडवांटेज हो गया, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब देखते हैं प्लान कि हम क्या करें जिससे कि ये हम लोग इसका मैनेज कर सके, ताकि यूज भी करें और दोनों काम हम लोग का होते रहे। तो प्लान में क्या करना है, मोर यूजेज जूट बैग्स, जूट बैग का इस्तेमाल अधिक करना है। बहुत तरह का जो बैग मार्केट में आता है, कपड़ा से बना होता है, बैम्बू से बना होता है, बांस से बना होता है, बहुत तरह की चीज़ों से बना हुआ होता है जूट बैग, उसको इस्तेमाल करना है। इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज, अगर ख़राब हो जाता है तो वो डिकम्पोज इजीली हो जाएगा। एंड फॉलो 5R प्लान, एक 5R प्लान है, उसको हम लोग को फॉलो करना है। पहला जो प्लान है, फर्स्ट R जो है वो क्या बताता है, रिड्यूस, मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो ये रिड्यूस इट मीन्स कम यूज़ करना है। रिड्यूस, कोई भी जो प्लास्टिक बैग ला रहे हैं तो कोशिश करना है कि उसका कम इस्तेमाल करें, कम से कम। रीयूज़, अब मान लीजिए बाहर से कोई सामान लेकर आया प्लास्टिक को और उसको फेंक दिए, फिर दूसरी बार दूसरी प्लास्टिक लेके आया गया, नहीं, कोशिश करना है कि जो प्लास्टिक हम लेकर आए हैं और वो चल सकता है उससे, तो पुनः उसका इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल पुनः करना है। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो रिसाइकल आ जाता है। उसको क्या होगा कि ठीक है, यूज़ करते करते वो लग रहा है कि नहीं अब ख़राब हो जा रहा है, तो रिसाइकिल का प्रोसेस होता है, हम उसको वहाँ पर फेवर करेंगे और वहाँ से उसको रिसाइकिल करवा लेंगे उसको। फिर क्या होता है, चौथा में देखते हैं तो रिकवर, रिकवर करने का सेंस है कि ये अपने आइडिया को चेंज करना है कि नहीं, इसके जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आ सकता है तो हम उसको इस्तेमाल करें। तो अपने आइडियोलॉजी को भी चेंज करना है। कभी कभी देखते हो बीमार आदमी आता है, तबीयत खराब हो गई किसी कारणवश, जब रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वो सोचता है कि हमारी बीमारी क्यों हुई, हम क्यों बीमार हुए, हमारी बीमारी बढ़ी क्यों, तो उसको चेंज करने का, अपना फूड हैबिट्स या जो भी रीजन होता है उसको चेंज करने का प्रोसेस लाता है, वही यहाँ भी करना है। और डिफ्यूज, डिफ्यूज मीन्स जितना ज़्यादा चाहे कि नहीं यूज़ करना है, मना करना है उस चीज़ को कि नहीं हमको इस्तेमाल नहीं करना है, इस प्रोसेस को भी अपनाना है। तो ये 5R प्लान हो गया। तो ये मेरा चैप्टर था 3 जो क्लास 8 का है, जो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से रिलेटेड है, और पूरा आपका ये NCERT बेस्ड है और इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बस इस नोट्स को अच्छे से एक बार देख ले, समझ ले, दिक्कत आपको नहीं। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल कर दें, ताकि आगे भी कोई वीडियो आप लोग को मिले तो इजीली देख सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, अगर किसी प्रकार का आपको कुछ डाउट्स लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस पर आगे हम लोग देखेंगे।